देख रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और इस वक्त हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू को आपके सम्मुख रखते हैं हम, ताकि आप जब खबर पर अपनी राय बनाएं तो वो सटीक और निष्पक्ष हो। तो एक बार फिर शर्मसार हुई इंसानियत, एक बार फिर फेल हुआ सिस्टम, एक बार फिर सर शर्म से झुक गया। क्या वाकई हम इंसान कहलाने लायक हैं? क्या वाकई में हम 21वीं सदी के भारत हैं? क्योंकि एक पिता 12 घंटे तक अपने नवजात बच्चे का शव लेकर यहां से वहां घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, उसे एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। दर दर की ठोकरें खाती उसकी फरियाद जब कलेक्टर तक पहुंची तब जाकर कोई सुनवाई हुई। लेकिन ये वाकया एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल उठा गया। ना बांस की अर्थी है, ना कोई जनाजा, ना कोई सहारा है, साथ है पत्नी और एक पिता अकेला है अपने बच्चे की लाश के साथ, जो देख रहा है तिल तिल मरती इंसानियत को। इस झोले में सिर्फ उसके बच्चे का शव नहीं, इंसानियत की लाश पड़ी है। भारी भीड़ में इंसानियत को शर्मसार करती ये तस्वीरें आई हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। रमेश के दर्द की ये दास्तान आपको सुनाएं, उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए कि कैसे एक पिता अपने बच्चे की लाश को इस झोले में रखने को मजबूर है। उसके पास इतने पैसे नहीं कि वापस अपने घर लंकापल्ली लौट सके, इसलिए बताया जा रहा है कि 12 घंटे तक झोले में बच्चे की लाश लिए वो यूं ही भटकता रहा। बताया जा रहा है कि जगदलपुर के महारानी अस्पताल में रमेश की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई, लेकिन इस माता पिता पर अभी सितम का पहाड़ टूटना बाकी था। बच्चे का अंतिम संस्कार वापस गांव में ही होना था, लेकिन गांव जाएं तो कैसे? पैसे है नहीं, सो अस्पताल का हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस पिता की फरियाद हर दर पर अनसुनी होने लगी। अस्पताल के पास रमेश को देने के लिए ना एम्बुलेंस थी और ना वो सोच जो इंसान को इंसान बनाती है, सो वो भटकता रहा, मदद का इंतजार करता रहा। जैसे तैसे खबर जिले के कलेक्टर तक पहुंची, उन्होंने रमेश की बातें सुनी और तब जाकर रमेश वापस घर लौट सके। तो उसके द्वारा ये बताया कि मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता है, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और दवाई उसके लिए पैसा चाहिए और खाने के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं है करके उनको जानकारी दिया। तो कलेक्टर साहब ने उसकी दवाई और इलाज की जो पूरी व्यवस्था रेड क्रॉस की तरफ से करने के लिए मतलब आदेशित करते हुए उसको रेड क्रॉस के ऑफिस में भेजे। रमेश बीजापुर के नक्सल प्रभावित लंकापल्ली के रहने वाले हैं। अस्पताल से गांव की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। रमेश कलेक्टर की मदद से घर तो पहुंच गए, लेकिन जाते जाते सवाल छोड़ गए कि आखिर वो दिन कब आएगा जब किसी रमेश को बच्चे की लाश लिए यूं ही अस्पतालों में ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। जगदलपुर से जयप्रकाश त्रिपाठी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो डिजिटल इंडिया से पहले अगर रहमदिल बने इंडिया तो शायद बेहतर होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सरकार और विपक्षी दल तमाम जो लोग हैं वो अब आमने सामने खड़े हुए हैं, सिस्टम को सुधारने के लिए नहीं, लेकिन वोट बैंक जीतने के लिए, क्योंकि लग रहा है कि बजट निष्पक्ष चुनाव की राह में रोड़ा अटका सकता है। सोच के देखिए, क्या बजट 1 फरवरी को अगर पेश होता है तो मोदी सरकार ये चुनाव को देखते हुए उसका कदम है। बजट विपक्ष और सरकार के बीच यही मुद्दा लेकर संग्राम खड़ा कर रहा है, क्योंकि एक ओर जहां मोदी सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ ही विपक्ष बजट की तारीखों को टलवाने की कोशिश में जुट गया है। मामला चुनाव आयोग की चौखट तक जा पहुंचा है। हालांकि बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि उसके पास तारीख बदलने का कोई अधिकार नहीं है। बजट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब तक इलेक्शन खत्म ना हो। तो इलेक्शन हो रहा है इसलिए पूरा रुकावट आना चाहिए क्या? मुद्दों का टोटा था क्या कि अब बजट पर भी बवाल मच गया है। पूरा शीतकालीन सत्र बर्बाद होने के बाद अब सियासत बजट सेशन पर भी हावी होती दिख रही है। बजट की तारीख टलवाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में लामबंद विपक्ष चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा, अपनी अर्जी सौंपी, निष्पक्ष चुनाव का हवाला दिया। विपक्ष की एकजुटता नए संग्राम का संकेत दे रही है। 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ करीब करीब सभी बड़े विपक्षी दल नजर आते हैं। कांग्रेस के अलावा बीएसपी, एसपी, सीपीएम
आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि सरकार के साथ ही शिवसेना भी है। लेकिन सरकार के मंत्री पूछ रहे हैं कि आखिर विपक्ष को इतना डर क्यों लग रहा है। सरकार यदि अगर चाहे 31 से सेशन बुलाना तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ बजट जो है उसको प्रेजेंट 8 मार्च के बाद होना चाहिए। पहले भी ऐसी होते रहा और इलेक्शन का डेट्स हमारा हाथ में नहीं है, सरकार ने निर्णय नहीं किया और क्यों इतना घबरा रहे हमको समझ में नहीं आ रहे। विपक्ष दलील दे रहा है कि 2012 में बजट चुनाव खत्म होने के बाद पेश किए गए, लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसा सिर्फ एक बार हुआ और हर बार लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अगर वो हमारी बात नहीं मानता है तो जाहिर है वो निष्पक्ष इलेक्शन नहीं चाहती है। बजट इस अनिवार्य है और बजट में जो भी प्रपोजल्स लाना है वो प्रपोजल आएंगे। कोई अभी एकदम नया आइडिया नहीं है ना, हर एक साल होता है हमारा बजट। बजट की तारीखों की जंग में दोनों ओर से दलीलें दी जा रही हैं। चुनाव आयोग अपने अधिकारों का हवाला दे रहा है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग के साथ अड़ा है। जाहिर है तारीखों पर दंगल की ये अभी शुरुआत पर है। विपक्षी पार्टियां उन तमाम कोशिशों में लगी हुई है जिससे कि बजट की तारीख को चुनाव की तारीख के बाद रखा जाए। यही वजह है कि इसके लिए विपक्षी पार्टियों ने एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति को भी सौंपा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिस के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं एक नई इक्वेशन की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी घमासान अब बीते दिनों की बात होने वाली है? क्या सियासत में एक बार फिर पुराना समीकरण नए रंग में रंगने लगा है? अटकलों का ये दौर शुरू हुआ दरअसल पटना साहिब से। पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती के लिए यहां एक साथ एक मंच पर नजर ही नहीं आए, बल्कि दोनों ने एक दूसरे की तारीफों के पुल भी बांध दिए। ये वही नीतीश हैं जो पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मोदी के बीजेपी से अलग हो गए थे। यहाँ नीतीश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को स्पष्ट किया। नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और उन्होंने भी मजबूती से शराबबंदी को लागू किए रखा। मंच सियासी नहीं तो क्या, बातें सियासत को हवा देती नजर आ रही हैं। याद नहीं आता कि हाल के दिनों में एक ही मंच से पीएम मोदी और सीएम नीतीश के मुंह से इतनी तारीफें एक दूसरे के लिए निकली हो। पर पटना साहिब में पीएम मोदी की जुबान नीतीश नीतीश कहते नहीं थक रही थी और नीतीश भी बोलने के लिए खड़े हुए तो मोदी की तारीफ करने से नहीं चूके। मुझे विश्वास है कि जो बीड़ा नीतीश जी ने उठाया है वो जरूर सफल होंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के काम में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये प्रकाश पर्व भी उनको आशीर्वाद देगा। गुजरात में तो गुजरात के स्थापना काल से ही शराबबंदी लागू है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 12 वर्षों तक वहां के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने भी मजबूती से शराबबंदी को लागू किए रखा। ये वही नीतीश हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ वाली फोटो पर सफाई देते रहे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट घोषित कर देने भर से सालों पुराना गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन अब तलखी कम होती दिख रही है तो जाहिर है सियासत में सुगबुगाहट भी तेज है। बस जुबान पर लाने से सबको ऐतराज है। नीतीश कुमार है, अब सब आदमी का नाम ले क्या तारीफ किया जाएगा। नोटबंदी का समर्थन किया था, इसीलिए यहाँ पीएम ने। अब बेकार का बात खोचर आप लोग लगाते रहते हो। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं है। अगर नीतीश जी लालू के साथ जा सकते हैं तो यही नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ 17 साल तक थे। तो राजनीति में कब कौन कहाँ जाएगा ये कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वैसे जिन अटकलों को फिलहाल गलत बताया जा रहा है वो यूं ही नहीं, आरजेडी विधायक राज बल्लभ से लेकर शहाबुद्दीन तक कई बार दोनों दलों की खींचतान सामने आ चुकी है। हो सकता है कि तारीफों के पुल महज संयोग हों, लेकिन सियासत की गलियों में ना तारीफ यूं ही होती है ना विरोध, इसलिए चौंकना लाजमी है। 2 कदम तुम चलो और 2 कदम हम चले, कहते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है। इस मंच से जब देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ
तो प्रकाश पर्व की चर्चा के साथ साथ शराबबंदी का समर्थन और शराबबंदी पर चर्चा ने रिश्तों के नए आयाम को जन्म दिया, नई चर्चाएं शुरू हो गई। देखें इसका अंत कैसे होता है या ये रिश्ते किसी नए नाम को जन्म देते हैं। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। हिंदुस्तान के आईटी कैपिटल बेंगलुरु से आई तस्वीरें जिसमें महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला था, उसको देखकर देश शर्मसार हुआ और सवाल उठे। मंचलों की बढ़ती मनमानी के बीच एक तस्वीर आई जिसने वाकई में एक नई दिशा दी। यूपी के मेरठ में एक अलग तस्वीर आई। एक छात्रा से छेड़खानी के आरोप में एक शख्स को भरी भीड़ में जमकर कैसे धुनाई की गई, आप देखिए जरा। बाबूजी तुम पीछे आओ ना। ये एक माँ का गुस्सा है। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही तो रोज बेटी की अस्मत पर आंच आने पर ये चंडी का रूप है। जब पानी सिर से पार हो गया तो ये महिला खुद ही सबक सिखाने निकल गई। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं। मेरठ कचहरी में इस महिला के हत्थे ये आरोपी चढ़ गया। फिर क्या था, महिला ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। बाबूजी तुम पीछे आओ ना। वो आरोपी का कॉलर पकड़कर पूरी कचहरी में घुमाती रही। महिला का आरोप है कि यह शख्स उसकी बेटियों को छेड़ता है, कट्टा लेकर धमकी देता है। रोज जाता है यूनिवर्सिटी पर खड़े हो जाते हैं 2-2 3-3 गुंडों को लेकर और ये कह रहे हैं हम बनाएंगे तुझे, दिल्ली पुलिस की ऑफिसर, हम बनाएंगे तुझे। और मेरे पति से मिला हुआ है, कभी कट्टा लेकर खड़ा हो जाए यूनिवर्सिटी पे, कभी कुछ लेकर। महिला मनचले को खींचती हुई कचहरी से बाहर ले आई और फिर वहां भी उसकी पिटाई हुई। दरअसल शास्त्री नगर की रहने वाली महिला का अपने पति से विवाद चल रहा है, जिसे लेकर कचहरी में तारीख थी। महिला की बेटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ती है और उसे 3 मनचले पिछले कई दिनों से परेशान कर रहे थे। मेरी बेटी को मारने के लिए कहते हैं दिल्ली पुलिस में तुझे जाने ही नहीं देंगे, मेरे पति की शिकायत में। जब महिला अपनी बेटी के साथ कचहरी पहुंची तो ये मनचले यहाँ भी पहुंच गए और छात्रा ने शोर मचा दिया। इस पर महिला ने एक आरोपी को पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर खबर ली। महिला का आरोप है कि ये मनचले उसके पति के कहने पर उसकी बेटी को परेशान कर रहे हैं और धमकाने आए थे। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। उधर टर्की में 39 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हैवान की सेल्फी देखिए। जी हाँ, यह खबर सच है। लोगों को मौत के घाट उतारने वाला यह आतंकी पहले सेल्फी लेता है। इस्तांबुल के नाइट क्लब में मौत का खेल खेलने वाले हमलावर को सेल्फी का शौक था। टर्की पुलिस ने इस्तांबुल के हमलावर की एक सेल्फी जारी भी की है। अब पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि ये वीडियो नरसंहार से पहले फिल्माया गया है या फिर इस आतंकी का फितूर बाद का है। तुर्की का हमलावर मुस्कुरा रहा है। वो घूम घूम कर मोबाइल से सेल्फी ले रहा है। कभी वो मुस्कुराता है तो कभी सीरियस हो जाता है। ये सेल्फी है मौत के सौदागर की। ये सेल्फी है इस्तांबुल के नाइट क्लब में मौत का खूनी खेल खेलने वाले दरिंदे की। क्या कोई सोच भी सकता है कि नए साल के जश्न को मातम में तब्दील कर 39 लोगों का खून बहाने वाला ये हमलावर इस हमले में 2 भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई थी। तुर्की के टेलीविजन शो में
तो शौक है इस शैतान को भी सेल्फी खींचने का। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों तक अब बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। श्रीनगर सिटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, वहीं उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरों पर रौनक ला दी है। हर ओर बर्फ ही बर्फ, सड़क पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ। जहां तक नजरें जा रही हैं, बर्फ की तस्वीर दिखाई दे रही है। देश के पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में हर ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आती है। तस्वीरें जम्मू के डोडा की हैं। यहाँ हर ओर बर्फ का कब्जा है। मौसम की संगमरमरी खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। देखिए कैसे ये ग्रुप बर्फबारी का लुत्फ उठा रहा है। श्रीनगर में अब तक जिस लम्हे का इंतजार हो रहा था, उस लम्हे ने दस्तक दे दी है। श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। पूरे इलाके को बर्फ की सफेद चादर ने अपनी आगोश में ले लिया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। श्रीनगर में आज पहली बार इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। पिछले कई हफ्तों से जो खुश्क साली चल रही थी, आज फाइनली श्रीनगर में भी बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है। जम्मू के राजौरी में भी बर्फ पड़ी और ऐसी पड़ी कि देखने वाले देखते रह गए। राजौरी में ऐसी बर्फबारी हुई कि दूर दूर तक मानो सड़क ही गायब हो गई। बस नजर आ रही है तो बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ की फुहारों ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। उत्तरकाशी के ऊपरी क्षेत्र में भी मौसम सैलानियों पर मेहरबान हुआ है। गंगोत्री घाटी के सुखी हर्षिल, लंका भेराव घाटी में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से स्थानीय लोग और किसान भी काफी खुश नजर आए। हम सुबह उत्तरकाशी से हम गंगोत्री धाम से आ रहे हैं। हम बर्फबारी से एंजॉय करना है। अभी हम सुखी टॉप पे खड़े हैं और यहाँ पे खूब बर्फबारी हो रहा है। हम खूब आनंद उठा रहे हैं। हम सर यही के रहने वाले हैं। 3-4 दिन हो गए, खूब पर्यटक मजा ले रहे हैं अपना। काफी बर्फ गिरी है, आधा फीट कर भी। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में भी लगातार बर्फ पड़ रही है। यहाँ की सभी चोटियां बर्फ से ढकी दिखाई दी। श्रीनगर से इद्रीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। धोनी अब कैप्टन नहीं है, लेकिन कूल हैं और हीरो हमेशा रहेंगे। तो नेशन न्यूज़ में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हर पहलू के साथ इतनी ही।